वेलकम टू क्लास नंबर 2। एंशंट हिस्ट्री में आज हमें जो टॉपिक देखना है उसमें स्टार्टिंग करेंगे महाजनपद से, फिर रिलीजियस कंटेक्स्ट में जैनिज्म और बुद्धिज्म। भर भर के सवाल आते हैं इस टॉपिक पे, तो बहुत अच्छे से इसको तो समझना है। फिर अपना एम्पायर वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा, कौन सी डायनेस्टी थी, किसके बाद कौन आया। तो स्टार्टिंग होती है मगध एम्पायर से। उस मगध एम्पायर के अंदर 3 डायनेस्टीज है जहां से उसकी शुरुआत थी। तो हरंग की डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। इन इतने टॉपिक अपने को आज की क्लास में कवर करने हैं। अब पिछली क्लास का अगर रेफरेंस ले तो वहां पे हमने देखा था कि आयरन एज शुरू हो चुका था। तो आयरन एज शुरू हो चुका था मतलब कि आयरन की खोज हो गई थी, उसके टूल्स बनने लगे थे, उसके वेपन्स बनने लगे थे। तो अब आयरन की इंपॉर्टेंस इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा थी। तो सीधी सी बात है, जिसके पास आयरन का उस समय ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स रहा होगा, वही उस समय ज़्यादा पावरफुल इमर्ज हुआ होगा। तो सारी चीज़ें इसी के अब इर्द गिर्द घूमेंगी। उसी कंटेक्स्ट में आज के अपने टॉपिक भी हैं, प्लस इन्हीं टॉपिक्स पे जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल आज सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं महाजनपद से। महाजनपद में अगर यहाँ पर देखें, मटेरियल एडवांटेज की बात हो रही है ना। मटेरियल एडवांटेज किस चीज़ का? खासकर आयरन का, क्योंकि आयरन का बहुत एडवांटेज था। मतलब उसके एग्रीकल्चरल जो अपने इम्प्लीमेंट्स होते हैं या फिर टूल्स होते हैं, उसकी वजह से खेती में बहुत ज़्यादा जो है उनको आउटपुट मिल रहा था। वेपन्स में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। तो इसकी वजह से जिसके पास आयरन का स्टॉक या कहें रिसोर्सेस ज़्यादा थे, वो उस समय के लिए बहुत पावरफुल माने जाएंगे। तो आयरन जो है उस समय का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया था। ये सारी चीज चल रही है अपनी 6th सेंचुरी बीसी में। तो आयरन का यहाँ पे बहुत ज्यादा अब इंपॉर्टेंस चल रहा था। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि यही डिसाइडिंग फैक्टर था कि कौन ज्यादा पावरफुल किंगडम इमर्ज होके आएगा। बहुत सारे जनपद थे, तो हमने देखा था कि ट्राइबल, जो पिछली क्लास में भी देखा था कि जो ट्राइब्स थी वो भी अब धीरे धीरे एक्सपांड होने लगी थी, है ना। उनका भी उसमें पॉलिटिकल सोसाइटी का स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें उसमें बढ़ती जा रही थी। तो वो बढ़ते बढ़ते अब वो एक जनपद का फॉर्म लेने लगे थे। मतलब अब वो एक्सपांड हो रहे थे, है ना। टेरिटोरी उनकी एक्सपांड हो रही थी। तो ऐसे बहुत सारे जनपद हो सकते थे। तो बहुत सारे जनपद उस समय हुए भी। जो सबसे बड़े बड़े मुख्य माने जाते हैं उस समय के जनपद, उनको 16 नामों में बांटा गया है। तो उनको कहते हैं महाजनपद। जो सबसे बड़े उस समय के कह सकते हैं कि किंगडम होंगे, तो वो हो गए 16 महाजनपद। तो जितने 16 थे उनके नाम यहाँ पर मैंने सारे लिखे हुए हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा जो अपने को इंपॉर्टेंस रखता है वो है मगध। इसके बारे में तो अपने को पढ़ना भी है। काशी उस समय बहुत स्ट्रांग था, कौसाला इसमें स्ट्रांग था। वज्जिस के साथ मगध और इनका डायरेक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट चला करता था, ये लोग बहुत स्ट्रांग थे। अवंती जो उज्जैन से संबंध रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से बहुत सारे थे। तो ये हैं टोटल 16। यहाँ पे छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि जो ये नाम लिखे हैं, जो ये जनपद थे, इनका प्रेजेंट डे लोकेशन कहाँ पर होगा, ये चीज आपको पढ़ लेनी है बुक से। बिल्कुल टेबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है, इजीली आपको वहां पे मिल जाएगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो महाजनपद, अपने को पता है कि जनपद बहुत सारे थे, लेकिन ये जो 16 हैं, ये उस समय के मुख्य थे, इंपॉर्टेंट थे, पावरफुल थे। इन लोगों का आपस में फिर कॉन्फ्लिक्ट चलता था। हाँ, क्योंकि अब टेरिटरी का एक्सपांशन वगैरह भी शुरू हो गया था। इस राज्य को अपने में मिला लेना, हमला करके ये कर देना, उसके रिसोर्सेस ले लेना, ये सारी चीजें। तो 16 महाजनपद थे। इन्हीं में से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, बहुत पावरफुल था, कोई छोटे छोटे रह गए थे, ये सारी चीजें। इसमें से ये सब चीजें डिसाइड कौन कर रहा था उस समय कि किसके पास कितने रिसोर्सेस हैं। तो एग्रीकल्चर आपका अच्छा होना चाहिए, आउटपुट उसमें अच्छा होना चाहिए, है ना। सरप्लस रहेगा तो आप ट्रेड वगैरह कर पाएंगे दूसरे रीजन से। आयरन और बाकी अगर मेटल्स का स्टॉक है तो आप उससे आयरन बना पाएंगे, दूसरे जो टूल्स हैं इंपॉर्टेंट वो बना पाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें चल रहे थे जो कि डिसाइड करते कि कौन सा किंगडम है वो उभर कर आएगा। तो ये बात हुई 16 महाजनपद की। अब बिल्कुल उसी टाइम पीरियड में, उसी 6th सेंचुरी से आसपास, उसी से शुरू होके दो मेजर रिलीजन जो थे वो इमर्ज हुए। पहला था जैनिज्म और दूसरा था बुद्धिज्म। इन दोनों चीज़ों को अपने को देखना है, इसके इंपॉर्टेंट जो की पर्सन है उनको समझना है, उनकी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। बहुत सवाल बनते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछे हैं कि बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, ये सारी चीज़ें। तो
इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इसी तरह से अपने फ्लो चार्ट में ड्रॉ करके रखा हुआ है, ताकि रिवीजन अपना फास्ट है, तेजी से आप देख सकें और उसको रिकॉल कर सकें। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं जैनिज्म की। तो जैनिज्म जो है, इसका जो इसको फाउंडर माना जाता है वो है ऋषभ देव। ऋषभ देव इसके फाउंडर माने जाते हैं, और उनका जो एम्ब्लम है वो बुल है। तो जैनिज्म की स्टार्टिंग किसने करी थी, फाउंडर कौन थे, वो थे ऋषभ देव। अब ऋषभ देव के बाद जितने थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो रेफरेंस नहीं है, लेकिन आखिरी के दो के बारे में है। तो 23rd और 24th, इन दो के बारे में रेफरेंस है। तो कुल मिला के देखें तो 24 तीर्थंकर होते थे, जो उनके मेन जैनिज्म के जो गुरु माने जाते थे वो 24 थे। उनमें से जो 23rd थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो 24th थे वो थे वर्धमान महावीरा, जिन्हें महावीर के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो महावीर जो थे वो आखिरी थे, 24th थे। महावीर के ही लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट्स और फिगर्स हमें पता हैं, और उन्हीं पर सवाल भी बहुत सारे बनते हैं। उनको मैंने इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं तो याद रख ही लेता हूँ, आपके लिए भी मैं रेफरेंस में बता रहा हूँ कि जो मैं अपने नोट्स बनाता तो मैं इसी तरह से चीज़ें लिख लेता था। टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे होने के बजाय थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्मेट रहता है, तो याद रखने में बहुत आसानी होती है। प्लस जैसा यहाँ पे महावीर का बनाया है वैसे ही मैंने बुद्ध के लिए भी बना रखा है, तो दोनों को मैं इजीली कंपेयर कर पाता था ना, ईयर हो, उनका कहाँ पे जन्म हुआ, वो सारी चीज़ें, तो कंपैरिजन भी बहुत ज़रूरी है। तो महावीर की अगर लाइफ की बात करें तो सबसे पहले देखा जाता है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जन्म का स्थान था कुंदाग्राम। किस साल में जन्म हुआ था, तो लगभग 450 बिफोर क्राइस्ट। यह बात हो गई उनके जन्म की। अगला पॉइंट अपना आएगा कि उन्होंने जो अपना रिनंसिएशन किया था ना, जो अपनी लाइफ उन्होंने जो अपनी नॉर्मल लाइफ उन्होंने अपनी त्यागी थी इस खोज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए। तो 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। नेक्स्ट इवेंट है कि उनको केवल्य या कहें उनका जो ज्ञान की प्राप्ति उनको कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस से बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो उनको जो उनके जो जैन धर्म है उसमें उसको कहते हैं कैवल्य। तो कैवल्य जो है उनको जिम्बिका ग्राम में प्राप्त हुआ था। कितने उम्र में, 42 ईयर्स में। तो कुंदा ग्राम में उनका जन्म हुआ था। जिम्बिका ग्राम में उनको नॉलेज की प्राप्ति हुई थी। फिर नेक्स्ट इवेंट मेन आता है कि उन्होंने पहला अपना सरमन ना, पहला उन्होंने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो इंपॉर्टेंट प्लेस है पावा। पावा में उनका पहला उपदेश था। अगला उनका लाइफ इवेंट है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ये पावा और ये पावापुरी अलग अलग प्लेसेस हैं। और 72 ईयर्स के थे तब वो, और लगभग 468 बिफोर क्राइस्ट BC ये टाइम पीरियड है। तो महावीर की पूरी लाइफ का जो सार है इस पूरे फ्लो चार्ट में है। कहाँ पे जन्म हुआ, कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पे उनका पहला उपदेश हुआ, और कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। ये चारों प्लेसेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। सेम चीज गौतम बुद्ध के लिए भी हम देखेंगे, ये चारों चीजें उनके लिए भी हैं। तो ये प्लेसेस आपको याद रखना है कि महावीर के लिए ये 4 प्लेसेस थी, बुद्ध के लिए ये 4 प्लेसेस थी, और मिक्स नहीं करना है उनको आपको। तो कुंदाग्राम, जिम्बिका ग्राम, पावा और पावापुरी, ये हो गया महावीर का पूरा लाइफ साइकिल। थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं उन पे, क्योंकि कुछ छोटे छोटे सवाल बने हुए हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे कंपाइल कर रखा है। उनके फादर थे वो सिद्धार्थ नाम था उनका, और नात्रिक क्षत्रिय क्लेन के वो थे। उनकी मदर का नाम था त्रिशाला, और वो लिच्छावी किंगडम की थी। जो महावीर थे उनकी शादी हुई थी यशोदा से, और उनकी एक बेटी थी, उनका नाम था प्रियदर्शिनी। ये जो उनकी बेटी थी उन्हीं का जो पति था उसका नाम था जमाली, और वही महावीर का पहला डिसाइबल है ना, डिसाइपल था। मतलब जो उन्होंने अपना धर्म शुरू किया, या जो उनका धर्म तो ऋषभ देव ने शुरू किया था, जो महावीर थे उनका जो पहला डिसाइपल था वो था जमाली, जो उनकी बेटी का हस्बैंड था। तो ये उनकी लाइफ से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पे सवाल बन जाते हैं कि मदर का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, जो उनका जो पहला डिसाइपल था उसका नाम क्या था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे मैं उसे पॉइंट वाइज लिखता चल रहा हूँ। इस पर आपको सवाल भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे मिलेंगे। फिर जैनिज्म से संबंधित 5 हैं डॉक्ट्राइन्स, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये तो बेसिक है, ये तो आप जानते ही हैं और यहाँ से देख भी लेंगे, तो उसमें डिस्कस करने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट, त्रिरत्न। जैनिज्म के
3 रत्न क्या थे, इस पर सवाल पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड भी किया है। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, ये त्रिरत्न है जैनिज्म के ना, इन प्रिंसिपल्स को वो लोग फॉलो करते हैं। फिर जैनिज्म के बारे में बात करें कि इसको बढ़ाने में या इसको किसने पेट्रोनाइज किया। पेट्रोनाइज करने का क्या मतलब है कि कोई राजा होते थे उस समय के, वो उसको संरक्षण देते थे, उसको और बढ़ावा देते थे ना, अपनी ग्रांट्स देते थे, जमीन देते थे, बहुत सारे उनको हेल्प करते थे, तो उसको कहते हैं पेट्रोनेज। तो जैनिज्म वॉज पेट्रोनाइज बाय खारावेलिया द किंग ऑफ कलिंग। कलिंग के जो किंग थे उन्होंने उसको पेट्रोनाइज किया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, जब डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहां पर ये दिखेंगे, वो डिसाइपल बने भद्रबाहु के एंड, और उन्होंने जैनिज्म का जो प्रचार प्रसार किया वो साउथ में भी किया। अभी आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो साउथ में भी गए थे, जब उसमें जैनिज्म में दिगंबर और श्वेतांबर 2 सेक्ट होते हैं उसके चलते। तो जैनिज्म वॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, है ना, दो इसमें उसके मुख्य कह सकते हैं कि दो चीज़ों में वो बाइफर्केट था, यानी कि दो उसमें सेक्ट को हिंदी में किस तरह से बोल सकते हैं, एक ग्रुप था, है ना, कि ये लोग कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, है दोनों जैनिज्म, लेकिन उसमें भी क्लास अलग अलग उनकी हो गई है। ड्यू टू फेमिन इन मगध, वहां पे जो भुखमरी उसकी वजह से यहाँ पे 2 सेक्ट बन गए थे, श्वेतांबर होते थे और दिगंबर्स होते थे, है ना। तो जो दिगंबर्स थे वो भद्रबाहु के अंडर थे, और चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो भी भद्रबाहु के अंडर थे। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो दिगंबर जैन थे, या उन्होंने उस चीज को फॉलो किया था। और जैनिज्म में जो टेक्स्ट हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर सवाल बनता है कि जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं वो किस लैंग्वेज में हैं, बुद्धिज्म में जो टेक्स्ट हैं वो किस लैंग्वेज में हैं, तो लैंग्वेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हुई जैनिज्म की। अब काउंसिल, सीधे सीधे सवाल आते हैं कि जैन काउंसिल्स और बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ कहाँ पर हुई, किस साल में हुई और किसने कराई, किसके पेट्रोनेज या किसके संरक्षण के अंदर वो हुई थी। अब इन काउंसिल्स में होता क्या था कि जो भी सरमन्स थे, जो भी उनके अपने जो प्रवचन होते थे, जो भी उनका ज्ञान था, उसका कंपाइलेशन वहाँ पे किया जाता था। तभी वो जो टेक्स्ट है इतना सारा वो आज की डेट में हिस्टोरियंस को मिल पा रहा है। अगर ये कंपाइलेशन ना हुए होते तो हमें शायद कुछ भी ना पता होता इन सारी हिस्ट्रीज के बारे में। तो वो उस तरह का पूरा कंपाइलेशन लोग उस समय करते थे, है ना। जैसे जो तमाम इसके जो डिसाइपल्स होते थे, बड़े बड़े जो ज्ञानी होते थे उन चीज़ों के, वो उन लोगों ने इस चीज़ को पूरा एक टेक्स्ट फॉर्मेट में पूरा एक कंपाइलेशन बनाने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। तो वो होता था काउंसिल्स के माध्यम से कि एक ग्रुप ऑर्गेनाइज कराया जाता था, वहां पे ये सारे काम होते थे। तो पहली काउंसिल 300 बिफोर क्राइस्ट, लगभग इस टाइम पीरियड के अंडर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, है ना, बिहार में। उस समय मगध की राजधानी पहले था ये। फिर चेयरमैन कौन था, स्थूलभद्र। और किसके अंडर हुई थी, कौन इसको पूरा संरक्षण दे रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बाद में जैनिज्म को फिर एक्सेप्ट भी किया था, भद्रबाहु के अंडर दिगंबर वाले। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पेट्रोनाइज किया था। दूसरी काउंसिल कब हुई थी, वो हुई थी 5th सेंचुरी एडी ना। देखिए कितने साल बाद हुई थी, ये बिफोर क्राइस्ट है 300, और ये 5th सेंचुरी एडी आफ्टर डेथ। और कहाँ पर हुई थी, वल्लभी में हुई थी। तो जैन काउंसिल के बारे में दो ही काउंसिल्स थी, उन दोनों का छोटा छोटा जो आपका इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से बना दिया। ईयर इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य याद रह जाएंगे क्योंकि ऊपर भी टेक्स्ट में वो चीज लिखी हुई थी। तो ये सारी बात हुई जैनिज्म के बारे में। अब इसी चीज को इसी तरह से पढ़ेंगे बुद्धिज्म में भी। जो बुद्धिज्म था उसमें क्या था, उसके फाउंडर कौन थे, उन फाउंडर के बारे में जो पूरा लाइफ साइकिल था वो क्या था, और बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी कहाँ कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी और किसने कराई थी। तो बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध। उन्हें उनका जो नाम था ओरिजिनल वो सिद्धार्थ था, और भी कई नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग टेक्स्ट में वो लिखे हुए हैं। तो शाक्य मुनि भी हैं, और तथागत के नाम से भी कई टेक्स्ट में वो मिलेंगे आपको। गौतम बुद्ध के ये छोटे छोटे अलग अलग नाम थे। शायद पूछ भी सकते हैं एग्जाम में कि किस नाम से उन्हें और जाना जाता था, इस तरह से सवाल। अब जो गौतम बुद्ध हैं वही इसके फाउंडर थे, तो उनकी पूरी जो लाइफ साइकिल है उसको देख लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 563 बिफोर क्राइस्ट। कहां पर, लुम्बिनी में। लुम्बिनी उस समय लगभग नेपाल में आता था। रिनंसिएशन, कब उन्होंने अपना घर बार त्यागा, तो 29 की एज में त्यागा।
महावीर ने कब त्यागा था? 30 साल में। फिर उनको जो यहाँ पे उसको निर्वाणा कहते हैं, है ना, बुद्धिज्म टेक्स्ट में उसको निर्वाणा कहते हैं, मतलब ज्ञान प्राप्त होना, बेसिकली एनलाइटमेंट। कब प्राप्त हुआ था और कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, बिहार में, वहाँ पे उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 35 साल की उम्र में ऐसा हुआ था। कौन से ट्री के अंडर था, वो सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो वो तो आपको पता है, आप बुक से भी देख सकते हैं और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ है नहीं। नेक्स्ट, पहला उपदेश उन्होंने कहां पे दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। महावीर ने कहां पे दिया था? पावा में। फिर गौतम बुद्ध का की जो डेथ थी वो कहां पर हुई थी? कुशीनगर, आई थिंक कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और 483 बिफोर क्राइस्ट, किस एज में? 80 की एज में। और महावीर की डेथ कहां पर हुई थी? पावापुरी में। तो ये गौतम बुद्ध का पूरा लाइफ साइकिल है। ईयर इंपॉर्टेंट है और प्लेस इंपॉर्टेंट है। तो महावीर की लाइफ साइकिल के इंपॉर्टेंट प्लेसेस, गौतम बुद्ध की लाइफ साइकिल के इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल उठ के इसमें से आते हैं। थोड़ा सा और उनके बारे में डिटेल देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में, क्योंकि इनसे भी सवाल दिखे हैं, है ना। फादर का नाम क्या था, किस क्लेन से थे, मदर का नाम क्या था, ये छोटी छोटी बातें उसमें। तो उनके फादर सुबोधन थे, और शाक्य जो उनका क्लेन था उसके वो रूलर थे। उनकी मदर थी महामाया, वो कोसालन डायनेस्टी की थी, और उनकी डेथ अर्ली हो गई थी, जल्दी हो गई थी। तो जो उनका पालन पोषण था वो उनकी स्टेप मदर गौतमी ने किया था। उनकी जो शादी थी वो यशोधरा से हुई थी, और उनका एक बेटा था, उसका नाम था राहुल। तो ये उनकी छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड हो गया। इससे सवाल डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। वाइफ का नाम क्या था, बच्चे का नाम क्या था, फादर का नाम, मदर का नाम, प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें उनकी लाइफ की। फिर यहाँ पर भी त्रिरत्न है बुद्धिज्म के। किस चीज़ के लिए हैं? कि बुद्धा इट्स फाउंडर, वो खुद, उन्होंने जो टीचिंग्स दी हैं उसको धम्म कहते हैं, वो धम्म। और उनका जो संघ का ऑर्डर था, है ना, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते थे वो। बुद्धिज्म भी जो है वो दो सेक्ट्स में डिवाइडेड था, एक था हिनायन और दूसरा था महायान। अब हिनायन में क्या था कि जो गौतम बुद्ध थे उनको नॉर्मल ह्यूमन की तरह पेश किया जाता था, कि नॉर्मल उनके लाइफ थी, और किस तरह से उनकी टीचिंग्स यहाँ पे इंपॉर्टेंस थी, टीचिंग्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। महायान में क्या था कि उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था, कि सुपर ह्यूमन थे, भगवान थे, फिर उस तरह से उनकी पूजा अर्चना और जो भी चीज़ें होती थी वो होती थी। तो दो सेक्ट हैं यहाँ पर। जैनिज्म में भी दो सेक्ट थे, बुद्धिज्म में भी दो सेक्ट हैं। ये पूरी बात हुई बुद्धिज्म की। थोड़ा सा उनका लिटरेचर देख लेते हैं। तो और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मध्य मार्ग। जो उनका टीचिंग्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि व्यक्ति को मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ की तरफ झुकाव होना चाहिए, और ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइफ की तरफ झुकाव होना चाहिए। एक मध्य मार्ग व्यक्ति को जीवन में अपनाना चाहिए। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इस पर सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो पाली लैंग्वेज में ज़्यादातर लिखा हुआ था। और जो तीन हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, उनको कॉमन नेम क्या होता है उनका? त्रिपिटका, थ्री फोल्ड बास्केट। तो त्रिपिटका के नाम से जाना जाता है। और वो तीनों बुक्स या त्रिपिटका है कौन सी? पहली है विनय पिटका, दूसरी है सुत्त पिटका, और तीसरी है अभिधम्म पिटका। तो ये तीन है, इनको कंबाइंड त्रिपिटका बोलते हैं, और पाली लैंग्वेज में ये लिखी हुई थी। जैनिज्म वाली जो किताबें थी वो थी प्राकृत लैंग्वेज में, ये है पाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट, काउंसिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। बुद्धिस्ट काउंसिल, बहुत सारे सवाल इसमें पूछे हुए हैं। प्लेस इंपॉर्टेंट है, और किसने कराई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स टोटल 4 हुई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो वो 483 बिफोर क्राइस्ट हुई थी। कहां पर हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। किसने कराई थी? अजात शत्रु ने कराई थी। अभी अजात शत्रु अगर वो आगे देखेंगे, ये लोग जो अपना मगध एम्पायर है उसके फाउंडर्स में से हैं। फाउंडर्स तो नहीं, उसके जो अपने क्लेन में से हैं, वो उस डायनेस्टी में से हैं वो। तो राजगिरा जो थी उस समय मगध की राजधानी थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो वैशाली में हुई थी, और उसको काल अशोक ने कराया था। काल अशोक शुंग डायनेस्टी के थे। अभी इन डायनेस्टीज को अभी आगे देखेंगे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी, और उसको अशोक ने कराया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंदल वन में हुई थी, और उसको कनिष्क ने कराया था। तो ये है अपनी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स। टाइम पीरियड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लगभग किस साल में हुई थी।
प्लेस इंपॉर्टेंट है और किसने कराई थी वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पर डायरेक्ट सवाल पूछे हुए हैं। तो जैनिज्म में जो जैन काउंसिल्स थी वो 2 थी, बुद्ध काउंसिल जो थी वो टोटल 4 थी। और पर्पस क्या था, अगेन सेम, जो गौतम बुद्ध के जो भी उनके ज्ञान था, उनका जो प्रवचन थे, उनके जो भी सरमन्स थे, उनका कंपाइलेशन बनाना, उसको पूरा जैसे अब ये जो किताबें थी या इसके अलावा और भी जो बहुत सारे टेक्स्ट हैं, सारे काउंसिल्स के माध्यम से यही प्रिपेयर हो पाए थे। लोगों ने बैठ के पूरा उसका कंपाइलेशन बनाया था। अब आ जाते हैं मगध एम्पायर। तो ये मगध एम्पायर उसी समय चल रहा था जब ये जैनिज्म और बुद्धिज्म था ना, तो ये सारे आपस में कंटेम्प्ररी हैं। तो इसके जो राजा हैं, कुछ राजा हैं वो गौतम बुद्ध और महावीर के कंटेम्प्ररीज हैं। मगध एम्पायर की बात करें तो ये भी अगेन 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के आसपास था, और उसी समय गौतम बुद्ध और महावीर भी थे। अगेन क्या हो रहा था, सुप्रीमेसी चल रही थी, स्ट्रगल चल रहा था। वो जो 16 महाजनपद थे उनका आपस में स्ट्रगल चल रहा था, और उसमें से इमर्ज होके कौन निकला, विजयी होके, या कह सकते हैं जो सुप्रीम होके, ज्यादा पावरफुल, जो सबको डोमिनेट कर पाया, वो था मगध। तो मगध एम्पायर सबसे यहाँ पे पावरफुल इमर्ज होके आया उन सब में से। और रीजन क्या हो सकते हैं, अगेन देखो, जो इनका जो एम्पायर था वो किस बेल्ट में था, है ना, एक जो एक कृषि प्रधान है, जहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी है, नदियां हैं, रिसोर्सेस हैं, और सबसे ज़्यादा उस समय आयरन की इंपॉर्टेंस थी, तो जो खनिज थे वो भी उस एरिया में ज़्यादा हैं। तो इस वजह से इनको एडवांटेज था, और ये बाकी सारे जो महाजनपद थे उनको डोमिनेट कर पाए, सबसे पावरफुल ये इमर्ज होके आ पाए। फाउंडर्स कौन थे मगध एम्पायर के, तो जरासंध और बृहदत्त, ये थे फाउंडर्स मगध एम्पायर के। अब इसके बाद इसमें फिर डायनेस्टीज इन्वॉल्व होंगी ना, एक के बाद एक अलग अलग डायनेस्टीज थी जो कि मगध एम्पायर के अंडर आती हैं, जिन्होंने इस मगध एम्पायर को और आगे बढ़ाया ना, उसकी ग्रोथ में, इसके एक्सपांशन में अपना रोल निभाया। तो ग्रोथ स्टार्टेड अंडर द हरंक्यास, इनके अंडर में ग्रोथ स्टार्ट हुई। एक्सपांशन जो है वो शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी के अंडर हुआ। और जेनिथ मतलब अपने पीक पर कब था ये मगध डायनेस्टी, तो वो था मौर्यास के टाइम पे। अब इस मगध एम्पायर में आज जो अपने को देखना है वो हरंग की डायनेस्टी को देखना है, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी, और मौर्य जो है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये हरंक्या, शिशुनाग और नंद, इन 3 डायनेस्टीज को आज कवर करेंगे मगध डायनेस्टी के अंदर। अब इस इन डायनेस्टीज को अगर देखें तो सबसे सही तरीका मुझे ये लगता है पढ़ने का कि डायनेस्टी लिख लो, फाउंडर देख लो, उनका टाइम पीरियड देख लो, और उनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस क्या थे वो देख लो, क्योंकि जो भी सवाल आएगा इसी में से फैक्ट बेस्ड निकल के ही आते हैं। प्रीवियस ईयर भी आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ही निकल के आएंगे। तो बजाय कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ने के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुलेटेड लिख के इसको फिर कर लो। तो मैं हमेशा इसको फ्लो चार्ट बना के रखता था, यहाँ पर भी मैं आपको बिल्कुल उसी पैटर्न पे समझाता चल रहा हूँ। तो सबसे पहले थी जो मगध एम्पायर है उसके अंदर हरंग की डायनेस्टी। अब इस डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार। अब नाम को लेके देखो एक कंफ्यूजन है, एक आगे जब आप देखोगे तो एक बिंदुसार भी है, और ये है बिंबिसार ना, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जो बिंदुसार हैं वो मौर्यन डायनेस्टी के हैं, और बिंबिसार जो हैं वो हरंग की डायनेस्टी के, मगध डायनेस्टी के। तो क्वेश्चंस में भी कई बार ये दोनों ऑप्शंस में आपको लिखे हुए दिखेंगे। एग्जामिनर पूरा प्रयास करेगा आपको कंफ्यूज करने का, तो इस पॉइंट पे ध्यान रखना कि बिंबिसार अलग हैं और बिंदुसार अलग हैं। तो हरंग की डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार थे, ये उनका टाइम पीरियड था, लगभग कब वो थे। ही एक्सपांडेड द मगध किंगडम बाय एनेक्सिंग अंग। जो बाकी के महाजनपद या दूसरे जनपद थे उनको अपने राज्य में वो मिलाते गए ना, उसको हरा के अपने राज्य में वो मिलाते गए। तो इस तरह से एक्सपांशन होगा, तभी एक्सपांशन हो पाएगा। और बाकी उस समय मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी होते थे, ये भी एक तरीका था अपने जो प्रभाव को और आगे फैलाने का। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब शादी ब्याह वो करते थे बाकी के दूसरे महाजनपद के राजघरानों में। ही वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ बुद्धा एंड महावीर ना, अगेन टाइम पीरियड से समझ में आ रहा है कि गौतम बुद्ध और महावीर भी इसी समय थे। तो बिंबिसार हरंग की डायनेस्टी के जो थे वो कंटेम्प्ररी थे गौतम बुद्ध और महावीर के। और जो उस समय हरंग की डायनेस्टी का जो कैपिटल था, या मगध डायनेस्टी का जो कैपिटल था, वो था राजगीर। राजगीर आता है बिहार में, आज भी ये प्लेस है वहाँ पे। अब तो बहुत सारे स्पॉट्स भी इस पर डेवलप हो गए, विजिट भी किया हूँ मैं, तो अच्छी जगह। हिस्टोरिकल प्लेसेस में को कभी कभी घूम लेना चाहिए, बहुत मतलब पढ़ाई का पर्पस एक चीज़ है, पर ओवरऑल भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो राजगीर था उस समय उनका अपना ये कैपिटल,
कैपिटल्स देखो कई बार चेंज होते रहते हैं ना, कोई और राजा बना, उसने अपनी कैपिटल कहीं शिफ्ट कर दी, वापस यहाँ पे ले आया, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। पर मोटा मोटा फौरी तौर पे अपने को पता होना चाहिए कि इनिशियली कहाँ पर थी, फिर कहाँ पर शिफ्ट हुई, ये सब बातें। बिंबिसार के बाद जो नेक्स्ट सक्सेशन आया वो था अजात शत्रु का। अजात शत्रु बिंबिसार का ही बेटा था, लेकिन अपने पिताजी को मरवा के इसने पूरी राजगद्दी को हथियाया था। तो ही केम टू पावर बाय किलिंग हिज फादर। उसने क्या किया, वैशाली, कौसाला और लिच्छावी किंगडम को अपने आप में अपने में मिलाया। मतलब बहुत एग्रेसिव काइंड ऑफ था ये। इसके पिताजी जो थे वो मैट्रिमोनियल शादी ब्याह के माध्यम से ही अपने प्रभाव को बढ़ाते थे, ये सबको मार पीट के, है ना, बुली करके, वायलेंस के थ्रू चीज़ों को प्राप्त करना चाहता था। तो बहुत सारे जो किंगडम्स थे उस समय के, इनके जो फ्रेंड्स भी रहे होंगे, क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस में अगर ये तो थे, तो उनको भी इसने नहीं छोड़ा। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को इसने पेट्रोनाइज भी किया था। अब देखो यहाँ पे कितना पैराडॉक्स है, कि एक तरफ वायलेंस भी चल रहा है, एक तरफ धर्म भी चल रहा है, तो अजीब दुनिया है। ये इनके मेन मेन चीजें थी ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर अजात शत्रु का देखे कंट्रीब्यूशन, तो वो ये माना जाएगा कि पैट्रोनाइज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहां पर थी, अगर आपने ऊपर देखा था तो राजगढ़ में। अब इसकी से एक चीज और प्लेसेस अपने को याद रखनी पड़ती है ना, उसके छोटे से आप नेमोनिक्स वगैरह भी बना सकते हो। जैसे अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें कि कहाँ कहाँ पर हुई थी और किस ऑर्डर में हुई थी, तो राजगीर से आप आर ले लो, वैशाली से आप वी ले लो, पाटलिपुत्र से वी ले लो, और यहाँ से के ले लो। RVP के कुछ इस तरह से नेमोनिक्स छोटे छोटे बना के आपको प्लेसेस वगैरह याद हो जाएंगे, उनका ऑर्डर याद हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछे कि फोर्थ कहाँ पर हुई थी, तो फिर अपने को सोचना विचारना नहीं पड़ेगा। RVP के, तो के से कुंदलवन, और उसको अपन टिक कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज आपको करते रहना। यही चीज आप इसके लिए भी कर सकते हो। किसने पेट्रोनाइज किया था, कि अजात शत्रु, फिर काल अशोका, फिर अशोका, फिर कनिष्क। तो AK, और यहाँ पर भी AK इस तरह से। तो स्टार्टिंग करेंगे अजात शत्रु से, यहाँ पे काल अशोका, फिर यहाँ पे अशोका, और यहाँ पे कनिष्क। तो ऐसे कुछ चीजें आपको थोड़ा सा अपने एंड पे स्मार्टली करनी पड़ेंगी। तो यही चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको ज्यादा एडवांटेज दिला पाएंगी बाकी के कंपैरिजन में, है ना। और ये चीजें हमेशा पॉसिबल है, हर जगह आप ऐसा कर सकते हो। जहां जहां याद रखने की चीजें हैं, वहां पे आप हमेशा अपने एफर्ट से कुछ नया बना सकते हो। तो जहां जहां बना सकते हो, बनाना चाहिए आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें। अजात शत्रु के बाद जो नेक्स्ट सक्सेशन था वो था उदयन का। इन्होंने क्या किया था, जो अपनी कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट करी थी। तो पहले तो ओरिजिनल कैपिटल थी राजगीर में, इसने उठा के उसको पाटलिपुत्र में लाया। तो वहां के जो किले वगैरह, जो भी वहां पे सब कुछ है, वो उदयन की देन है। अगली डायनेस्टी आएगी शिशुनाग डायनेस्टी। तो ऊपर हरंग की डायनेस्टी खत्म हुई, वहां के जो लास्ट रूलर थे उनको हरा हुरू के जिसे भी तरह से। नेक्स्ट हमारे आए फिर शिशुनाग डायनेस्टी। तो फाउंडर जो थे उनका नाम ही शिशुनाग था। उनकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो थी डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। अवंती के साथ मगध का जो है बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट था। तो इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था मगध के लिए, वो ये था कि उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया, और अवंती का जो थ्रेट था उनके लिए, उसको उन्होंने मिटा दिया। कालशोका ऑफ दिस डायनेस्टी कन्वीन्ड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कालशोका शिशुनाग के बाद आए थे। इनका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को माना जाता है। ऊपर देखा भी है जो फ्लो चार्ट बना हुआ था उसमें। तो ये पर्सनालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसी वजह से, कहीं ना कहीं ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट से कनेक्टेड है। तो शिशुनाग डायनेस्टी इतनी है। ये सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज रही थी, बहुत ज्यादा सालों तक ये लोग राज नहीं कर पाए थे। तुरंत इनमें बदलाव आते जा रहे थे ना, दूसरे लोग इनको रिप्लेस कर रहे थे। कई कई बार नेचुरली तौर पे, मतलब इलेक्ट होके आ रहे थे, या कई बार वो लोग जो पिछला जो राजा है उसको मार के अपने आप को राजगद्दी पे बिठाते थे। तो बहुत सारी इसमें चीजें थी। फिर आती नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी ये मानी जाती है कि नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी थी। बाकी सब जो थे वो, अब चूंकि हमने देखा वर्ण सिस्टम चला आ रहा था, तो ये लोग क्षत्रिय कैटेगरी के लोग थे, उस वर्ण के थे, तो इनका तो काम था उस समय के हिसाब से ये चीज़ है। पर नंद डायनेस्टी जो थी, उसके जो फाउंडर थे या जो पूरी डायनेस्टी है, वो नॉन क्षत्रिय मानी जाती थी। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा नॉवेल चीज हो गई। फिर इसके जो फाउंडर थे वो थे महापद्म नंद।
अब दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसी समय फॉरेन इन्वेजन भी इंडिया में शुरू हो गए थे। तो अलेक्जेंडर हो, साइरस हो, उस समय जो दूसरे रीजन थे इंडिया के बाहर के, वहाँ के जो राजा महाराजा थे, वो लोग अब अपना वो भी अपना एक्सपांशन करना चाहते थे, जैसे यहाँ पे सब लोग कर रहे थे। तो वो लोग फिर इंडिया में इन्वेजन करना उन्होंने शुरू किया था। तो साइरस जो थे वो फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर माने जाते हैं इंडिया में। और अलेक्जेंडर हैं, इनके बारे में तो सभी जानते हैं, सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा है। किंग ऑफ मैकेडोनिया थे। 326 बीसी में इन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किया था। और बैटल ऑफ हेडापिस या फिर कहें बैटल ऑफ झेलम कही जाती है, किसके साथ? पोरस के साथ। तो पोरस राजा थे उस समय तक्षशिला के आसपास उस रीजन के, उन क्योंकि वही हमारा गेटवे टू इंडिया था उस समय। तो वहां सबसे पहला उनका पाला पड़ा था पोरस से। कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे। तो उसी को कहते हैं बैटल ऑफ हाइडास्पस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स हैं इन डायनेस्टीज और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे एक लिंक बनने लगता है ना, कि यहाँ की भी जो डायनेस्टीज थी वो इवॉल्व हो रही थी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, पावरफुल एमर्ज हो रहे थे। बाहर की जो पावरफुल दूसरी जो देशों की डायनेस्टीज थी, किंग्स थे, वो फिर हमारे किंग से टकरा रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपस में गुत्थम गुत्था हो रही थी। ये थी डायनेस्टीज जो इम्पॉर्टेंट है इनिशियली अपने मगध एम्पायर के लिए। नेक्स्ट सक्सेशन था इसमें नंद डायनेस्टी के बाद, वो था मौर्य का। मौर्य डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि उसी समय मगध एम्पायर जो है वो अपने बिल्कुल पीक पर था ना, जेनिथ पर था। तो उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है और थोड़ा सा उनकी लॉन्ग चेन ऑफ हिस्ट्री, बहुत लंबे समय तक उन्होंने रूल किया था। तो उसको एक सेपरेट क्लास में उसको पढ़ लेंगे, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी काफ़ी सारे हैं। आज के लिए इतना इसको रखते हैं। अब इस पर सवाल देखो, मैं सवाल आपको दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ क्योंकि दिखना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कैसे सवाल आ रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें और किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो सवाल देखने के बाद जब आप और बुक से एक बार इसी चीज़ को वापस पढ़ेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाएंगे कि अच्छा ये वाला हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछे जाते हैं, इस पे पूछा गया था, इस चीज़ को मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ। ये सारी चीज़ें आपको सवालों के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, पढ़ने को बहुत कुछ है। अनंत है ये तो, इतनी सारी हिस्ट्री है इसमें तो। पर हमारे लिए हमें थोड़ा सा उसको चेरी पिक करना पड़ेगा ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लोग जो है एसएससी के लिए इतना है बिल्कुल इसमें बीए कर लें हिस्ट्री में, तो इतना नहीं हमें परेशान होना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पिक करने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि कैसे सवाल आते हैं और मुझे उसको किस तरह से टैकल करना है। बस ये स्मार्टनेस आपको अपनी प्रिपरेशन में दिखाती चलनी पड़ेगी, नहीं तो जीएस तो फिर समंदर है ना, इसमें डूब ही जाओगे बिल्कुल। तो ऐसा गलती नहीं करनी है, लिमिट में रखना है। और लिमिट कैसे पता चलेगी? सवालों से। तो सवाल देखते चलना है, ऐसा ना हो कि बस पढ़ते ही चले जा रहे हो। जो पढ़ रहे हो उसके सवाल जरूर देखो। इसलिए मैं हर क्लास में अपने क्वेश्चन जरूर रखता हूँ कि आज ये पढ़ा, अब इस पे सवाल देखो क्या क्या आता है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो जो एग्जैक्ट एग्जाम में एसएससी में आए हुए हैं वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आपको दिखेगा कि यार हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, और क्यों मैं उसको इतना तवज्जो दे रहा हूँ। बाकी की चीजें काट के मेन मुद्दों को क्यों मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, आई थिंक 40 के आसपास क्वेश्चन है। विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम्स? अवंतिका रीजन जो था वो मालवा में था, उज्जैन के पास। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। ये जो अपने जनपद है महाजनपद, उसकी लिस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिम्बिसार टू असेंड द थ्रोन? तो ये जो अपने पहली डायनेस्टी थी, हरंग की डायनेस्टी, वहां के फाउंडर थे बिम्बिसार, और उनके बेटे ने उनकी हत्या करके राजगद्दी को हथियाया था। तो इनका जो बेटा था वो था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या किया था? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को भी कन्वीन किया था ना, उसको पेट्रोनेज दी थी। अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस कैम्प्ड ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ विच रिवर? किस नदी के किनारे अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध हुआ था? तो ऊपर हमने देखा बैटल ऑफ झेलम, झेलम नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अरेंज द फॉलोइंग मगध डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? किस किस ऑर्डर में ये लोग आए थे? तो सबसे पहले अगर मगध डायनेस्टी की बात करें, स्टार्टिंग हुई थी हरंक से, तो फोर्थ पहले आना चाहिए। हरंक के बाद आए थे शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आए थे नंद डायनेस्टी, और उसके बाद मौर्य। तो ये ऑर्डर इनका होना चाहिए। ऑप्शंस में देखें तो फोर्थ से स्टार्ट करना है, फिर सेकंड, फोर और सेकंड दो में आ रहा है, इसके बाद आएगा
थर्ड वन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले हरंकी डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी और फिर थर्ड मतलब मौर्य डायनेस्टी। ठीक। नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वॉर। एलिफेंट्स किस किंगडम ने पहली बार यूज किए थे वॉर्स में? तो कहानी भी आपने सुनी होगी कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो जो मगध की जो आर्मी थी उसको देख के डर गई थी, वापस उसने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। तो ये लोग जो है मगध के जो रूलर्स थे, ये लोग वारफेयर में बहुत एडवांस्ड हो गए थे, क्योंकि आयरन वगैरह था तो इनके पास जो हथियार थे और भी बहुत सारे इन्होंने उसमें इनोवेशन किए थे। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेम ऑफ रिपब्लिक विच वॉज कन्फेडरेसी टू ट्राइब्स इन द 6th century BC। तो गांधार, वज्जी, कौशल और अवंती, ये सब क्या है? देखो 16 जो महाजनपद थे उनमें से थे। अब वो जो महाजनपद थे उसमें से कुछ तो ऐसे थे जहाँ पे किंगशिप चलती थी ना, राजा है उसका बेटा फिर राजा बन रहा है, इस तरह से। कई सारे उसमें इस तरह के थे जहाँ पे इलेक्शन के थ्रू जो अपना हेड होता था वो चुना जाता था। तो कुछ बहुत सारे ऐसे उसमें 16 जनपद में से कुछ ऐसे थे जहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम चलता था ना उस समय की, मतलब डेमोक्रेसी चलती थी। तो ऐसा जो है वो था वज्जी। ये भी उस समय का बहुत खास, बहुत पावरफुल किंगडम था जो कि मगध को टक्कर देता था। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध, है ना, राइज ऑफ मगध के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो हाँ देखो बिंदुसार यहाँ पे आ गए ना, बिंदुसार जबकि मगध उस समय नहीं थे, स्टार्टिंग की डायनेस्टी में नहीं थे, ये बाद में थे, मौर्य डायनेस्टी की बात की। तो राइज ऑफ मगध के लिए तो अजातशत्रु, बिंबिसार या वासुदेव। राइज के लिए हम इसको जाएंगे बिंबिसार पे। इनके ही जो हरंकी डायनेस्टी के फाउंडर थे, इन्होंने ही अपना मगध डायनेस्टी को आगे बढ़ाना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी। नालंदा महावीरा साइट इज इन, बहुत इंपॉर्टेंट है पटना से, आई थिंक 100 किलोमीटर्स के आसपास ये पड़ती है। ये भी मैं विजिट किया हुआ हूँ, अच्छी प्लेस है। पूरी एक्सकवेशन इनफैक्ट आज भी वहाँ पे चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, नई नई साइट्स और बहुत सारी चीज़ें आज भी वहाँ से निकल रही हैं। तो ये जो है बिहार में पड़ता है। द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन्स वॉज, पहले तीर्थंकर कौन थे जैन्स के? तो वो थे ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर डी। तो जैन के जो तीर्थंकर हैं टोटल 24 थे, उनमें से पहले के बारे में पूरी तरह से पता है, 23rd और 24th, जो 23वें और 24वें हैं। 24वां तो महावीर है, तो इन दो लोगों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स है क्योंकि उस समय के लिए रिसेंट थे और उनके बारे में कई सारे रेफरेंसेस भी हिस्टोरियंस को मिले। वेयर डिड लॉर्ड बुद्ध ब्रीथ हिज लास्ट, मतलब उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? तो अगेन वो जो लाइफ साइकिल वाला अपना फ्लो चार्ट था यहाँ पर काम आएगा। बोध गया में तो उनको एनलाइनमेंट, अपना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने पहला सरमन दिया था। कुशीनगर जो है यहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट? उपनिषद, वेदास, त्रिपिटका और जातका। तो त्रिपिटका तीन जो थे वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर हुई थी और अशोका ने कराई थी? तो अब यहाँ पे देखो, पाटलिपुत्र, मगध, कलिंगा या सारनाथ। तो अगर वो आपको याद होगा RVPK, तो थर्ड वाला पी पे आ रहा है, मतलब पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए। तो वो जिस तरह के आप छोटे छोटे नेमोनिक्स बनाओगे ना, वो सवालों में बहुत काम आ जाएंगे। Who propounded the eightfold path for the end of misery of mankind? eightfold path जो है ये गौतम बुद्ध ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। नेम द क्लेन ऑफ, नेम द क्लेन बुद्धा बिलोंग टू, किस क्लेन के ये थे? तो इनके पिताजी जो थे वो साक के रूलर थे, तो ये भी उसी क्लेन के होंगे। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर? नॉट वन ऑफ द केमिकल एनिमल्स, कौन सा एनिमल है जो कि सारनाथ पिलर पर नहीं बना हुआ है? तो हम्प्ड बुल, डियर, एलिफेंट और हॉर्स। बुल, एलिफेंट और हॉर्स तो है, डियर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। ये जो एनिमल्स हैं ना, ये भी बुद्ध की लाइफ साइकिल से जुड़े हुए हैं। तो उनका जो जन्म था उसको बुल से डिनोट किया जाता है, सरमन को कुछ और से किया जाता है, अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, तो वो उनको भी आप देखना। मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट कहाँ पर मिला था उनको? बोध गया में मिला था। सिंपल सा है, उसको तो ऊपर ही देखा था।
द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर कंपोज्ड इन, किस लैंग्वेज में अर्लियर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लिखे थे, लिखे गए थे? तो प्राकृत तो जैन का था, बुद्धिस्ट थे वो पाली टेक्स्ट में लिखे जाते थे। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट, कहां पर? तो लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी। कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, सारे उनकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन लुम्बिनी जो है वो उनका बर्थ प्लेस थी। हु वॉज द मदर ऑफ महावीरा, महावीरा की मदर कौन थी? तो यशोदा, नोजा, त्रिशाला या देवानंदी? त्रिशाला थी उनकी मदर, टेक्स्ट में ऊपर मैंने आपको हाईलाइट भी करके दिया था। लॉर्ड महावीरा डाइड एट, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पावा में सरमन दिया था और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। विच लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? तो पाली टेक्स्ट में तो उनके स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे, प्रोपोगेशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए वो लोग यूज करते थे प्राकृत ना, संस्कृत की नहीं यूज करते थे, प्राकृत यूज करते थे। उस समय प्राकृत जो है वो नॉर्मल बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। संस्कृत जो है वो एलाइट लोगों की भाषा थी ना, मतलब उस समय के जो ब्राह्मण लोग थे, जो उस तरह की पूजा पाठ और अलग चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो संस्कृत यूज करते थे। नॉर्मल लोग बाग उस समय प्राकृत भाषा का यूज करते थे, तो प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने उस नॉर्मल प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट, तो पहला सरमन उन्होंने कहां पर दिया था? सारनाथ में ना, बुद्धा की लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ ही सवाल है। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय, तो बुद्धिस्ट काउंसिल में जो हमने एक्रोनिम या अपना जो निमोनिक बनाया था वो था ए के और फिर ए के। पहला वाला ए था अजात शत्रु का, के था अपना काल अशोक का, तीसरा वाला जो अपना ए था वो है अशोक के लिए और फिर कनिष्क के लिए, तो थर्ड वाला पूछा है मतलब अशोक, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्री रत्न ऑफ जैनिज्म, इनमें से नॉट है ना, ये कई बार सवाल पढ़ने में मिस हो जाता है, तो ये नॉट वगैरह जब आया तो ध्यान रखना है इसको। तो त्रिरत्न हमें जैनिज्म के देखने हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट व्यू या राइट कंडक्ट। ए बी और डी तो थे, ये नहीं था राइट व्यू, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये होते हैं त्रिरत्न जैनिज्म के। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड, पहली कहां पर हुई थी? तो किसने कराई थी अगर मैं पहले आपसे पूछूं तो अजात शत्रु ने कराई थी, उस समय उनका कैपिटल क्या था? राजगीर था, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ बुद्ध, बुद्ध के कंटेम्प्ररी कौन थे? तो हरंग डायनेस्टी के जो इनिशियल थे बिंबिसार, वो थे, ऑप्शन नंबर बी। इन बुद्धिज्म बुल इज रिलेटेड टू व्हाट इंसिडेंट ऑफ बुद्धास लाइफ, बुल जो है वो उनके बर्थ को डिनोट करता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर टिक करेंगे। उनके जो चारों उनकी जो लाइफ साइकिल थी, इंपॉर्टेंट जो उनके टाइम पीरियड थे, उसके लिए अलग अलग जो भी उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उसके लिए अलग अलग एनिमल से उसको डिनोट किया गया, तो बर्थ जो है वो उसको डिनोट किया गया था बुल से। आई थिंक ये आखिरी सवाल था इसमें। तो आप देख रहे हो सवाल जो पूछे जा रहे हैं और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कितना ज़्यादा एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं ना, तो हम लोग टारगेट ही इस तरह से करते हैं, ऐसे ही करना भी पड़ेगा, वरना और तो कोई सोर्स है नहीं जहाँ से हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को टारगेट कर सकें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करो, वहाँ से अपने को पता चल जाता है क्या इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक हैं, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को टारगेट करके फिर अपने चांस बनेंगे देखो सॉल्व करने के। जीएस 100% तो सॉल्व होगा नहीं, पर जो जितना हिस्सा होगा उसको फिर इसी तरीके से अपने को करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी आंसर हम लोग एग्जाम में नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि याद नहीं रहेगा। जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो उसमें से याद तो कम ही हिस्सा रहेगा, तो वो फिर अपने लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और जीएस बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत सारी, हर एक टॉपिक को हम एकदम बिल्कुल डेप्थ में पढ़ सकते हैं, पर इतना डेप्थ में हमें नहीं कूदना है इसमें, हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अपने लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाती रहती हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो अपना एक काइंड ऑफ गाइड का यहाँ पे काम करते चलेंगे।